जय हिंद साथियों, मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी IQ पर। तो साथियों, हम आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेकर आए हैं आपके लिए GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप इस बार GSSC GD का पेपर देने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट साबित हो सकता है। तो साथियों, करते हैं प्रैक्टिस सेट को शुरू। और हाँ, एक और बात, प्रैक्टिस सेट शुरू होने से पहले कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो करते हैं साथियों वीडियो को शुरू। देखते हैं पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को बहुगुनी को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? मौलिक अधिकारों को बहुगुनी व सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि जो कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है वो कौन होता है? तो साथियों, हमारे राज्य में तो उच्च न्यायालय और केंद्र में हमारा उच्चतम न्यायालय होता है। तो इसी के तहत हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है साथियों, ये हमारा SSC मैट्रिक 2006 में पूछा गया प्रश्न है। पढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है, नागरिकों और विदेशियों को दोनों प्राप्त है। नागरिकों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। क्या है साथियों? हमारे इसमें विधिक अधिकार दोनों को प्राप्त होते हैं। ठीक है साथियों, जबकि हमारे मौलिक अधिकार इंडियनों के लिए, जो सिविल राइट्स ये भी इंडियन के लिए, और ये हमारे राजनीतिक अधिकार हैं ये भी हमारे भारतीयों के लिए हैं। जबकि हमारे विधिक अधिकार हैं जो कि हमारे नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, प्रश्न नंबर 3 है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। कहने का मतलब है उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है साथियों, किसका होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन विधायकीय शस्त्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? निम्न में से कौन विधायकीय शस्त्र को स्थगित रोकने के लिए अधिसूचना जारी करता है? तो साथियों, कौन करता है? हमारे किसके पास शक्ति होती है? साथियों, हमारे राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति, जो कि हमारे SSC 2017 और SSC के 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, देख लेते हैं हम 5वां प्रश्न। किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन प्रभावित की जाती है? जो कि साथियों पेंशन है किसी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की जो पेंशन है वो किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है हमारी भारत की संचित निधि के द्वारा। ठीक है साथियों, किसके द्वारा? भारत की संचित निधि के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है। जबकि साथियों बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तनख्वाह है, कहने का मतलब जो कि उनको वेतन दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? साथियों, ये हमारे राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, प्रश्न नंबर 6 है कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? जो कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? तो साथियों, कितनी सीटें रिजर्व हैं? 1/3 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं कि भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो भारत में जो लोकतंत्र है उसको कौन सुनिश्चित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, पंचायती राज इसको सुनिश्चित करता है। ठीक है साथियों, लोकतंत्र को पंचायती राज सुनिश्चित करता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कहाँ लागू किया गया था?
स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहार प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो साथियों कहाँ लागू हुआ था? ये हमारे मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि एसएससी ग्रेड सी एंड डी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों प्रश्न नंबर 9 है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? तो इसके लिए इसका सही आंसर है हमारा लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों 10वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी? तो कहने का मतलब ये है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अनाईमोड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है कि मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। कहने का मतलब ये जो कि मुदुमलाई पशु विहार है वह किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? ये हमारे किसके लिए? व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है व्याघ्र बोलते हैं हम टाइगर, बाघ को बोलते हैं। किसके लिए मशहूर है साथियों? हमारे टाइगर के लिए मशहूर है हमारा मुदुमलाई। जबकि साथियों हमारे हाथियों के लिए कौन सा मशहूर था? नागरहोल पक्षी विहार, नागरहोल हमारा मशहूर था, जो कि कहाँ? कर्नाटक में स्थित था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्थर था। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा न्यावा शेवा पहला हमारा विकसित पत्तन था। ठीक है साथियों, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है तो किस में से होकर नहीं गुजर सकती है साथियों? जो हमारे जल से होकर गुजर सकती है, स्टील से होकर गुजर सकती है, वायु से भी होकर गुजर सकती है। जबकि साथियों हमारे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है ध्वनि। ध्वनि गुजरने के लिए ध्वनि को कोई भी न माध्यम चाहिए, जबकि निर्वात में हमारा कोई भी माध्यम नहीं होता है, इसीलिए हमारे निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है साथियों, हमारा एसएससी 2010+2 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या जिसे हम स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया? तो साथियों किसने किया था? हमारे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अकबर ने इनको सम्मानित किया था। ठीक है साथियों, जो कि हमारे लेटेस्ट एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, कदमाई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। जो कि कदमाई एक राजवंश था हमारा, उसके तहत भू राजस्व का एक रूप था हमारा कदमाई। तो साथियों किसका था? ये हमारे चोल राजवंश के तहत था, जो कि राजस्व का एक स्वरूप था। ठीक है साथियों, जो कि ये भी हमारा एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं कि रजिया पहली महिला मुस्लिम शासका भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो साथियों रजिया हमारी पहली मुस्लिम महिला शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इल्तुतमिश को हम क्या बोलते हैं? इल्तुतमिश को हम गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर साथियों 17 है
कि निम्नलिखित में से महाराजा धिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? जिसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो इसका साथियों सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है साथियों, जब भी हम बात करते हैं समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? हम भारत का नेपोलियन बोलते हैं। किसे बोलते हैं साथियों? समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? क्योंकि बोध गया हमारे बिहार में स्थित है, वह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल क्यों है? इसका कारण क्या है? तो इसका यह कारण है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है कि तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? जो कि तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर वह किस भगवान को समर्पित है? तो हमारे भगवान शिव के लिए समर्पित है। ठीक है साथियों, इसीलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मुगल सम्राट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो साथियों इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। ठीक है साथियों, तो अब देख लेते हैं उसने फरगना के राज सिंहासन की विजय प्राप्त की। हाँ साथियों, उसकी दादी ने उसको बैठाया था। उसने 1494 राज सिंहासन प्राप्त किया था। यह ये भी इसके लिए सही हो जाएगा। वह पहला मुगल सम्राट था। इसके लिए ये तीनों ऑप्शन सही हैं, जबकि ये हमारा ऑप्शन ए गलत है। इसीलिए इनके बारे में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाबर के बारे में कथन कौन सा गलत है? तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षचरितम, जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था हमारा कब से कब हुआ था? 1914 से 1918 के दौरान क्या हुआ था साथियों? कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। क्या हो गई थी साथियों? कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, एसएससी डीडी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है कि आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में स्थित है। इसके लिए यह सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? साथियों महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है कि ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? ब्रिटिश शासकों ने लगभग भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए 200 वर्षों तक लगभग ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन किया था। बढ़ते हैं साथियों अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न नंबर 25, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षवादी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर साथियों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।